मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम सीधा चलते हैं आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक जॉनसन नाम के बीस्ट को देखते हैं जो कि एक लड़की के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने वाला था। लड़की की हालत को देखकर ये बात साफ जाहिर हो रही थी, किसी ईवल के कब्जे में है, वो भी काफी दिनों से। इतने ज्यादा दिन होने की वजह से उस ईवल ने लड़की के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। एक्सोर्सिज्म के दौरान वो डीमन बार बार फादर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फादर यहाँ पर पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देता है। और ये डीमन जो भी है बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक्सोर्सिज्म के दौरान वो डीमन बहुत ज्यादा ड्रामा करता है, जैसे उसे होली वाटर क्रॉस की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। के बाद वो इवल अपनी असल आवाज में फादर से बोलता है, फादर इस लड़की को तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा यकीन था। बेचारी लड़की ये सुनकर फादर एक्सोर्सिज्म का लेवल ज्यादा बढ़ा देता है। फादर लड़की के सर पर हाथ रखकर पैर को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा चालाक था। वो लड़की की आवाज में उसकी मदर को बार बार आवाजें देना स्टार्ट कर देता है, जोर जोर से चीखता और कहता है कि मॉम मुझे बचा लो। ये फादर बहुत अजीब है। इस बात के कहने का ये मतलब था कि ये फादर मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। लड़की की मदर जो कि रूम के बाहर खड़ी थी, उसे लगता है कि सचमुच फादर कोई गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, एक्सोर्सिज्म के फ्लो को तोड़ देती है। इस दौरान डीमन को मौका मिल जाता है और वो अपनी रस्सियों को तड़वाकर खिड़की में जाकर बैठ जाता है ताकि वहाँ से कूदकर वो उस लड़की की जान को ले सके। लेकिन जैसे ही वो लड़की गिरने वाली होती है, फादर जुनसू जाकर उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। वो लड़की हवा में लटक जाती है। इसके बाद वो डीमन उस लड़की की मॉम को भी पोजेस कर लेता है। कहता है कि जब से तुम्हारे गॉड इस दुनिया में नहीं थे, उससे पहले से हम लोग इस दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट करते थे। इसके बाद वो अचानक ही डीमन लड़की में वापस आ जाता है और कहता है, जैसे तुम्हारे गॉड हर जगह पर मौजूद है, इसी तरह हम भी हर जगह के ऊपर मौजूद हैं। मैं दोबारा इस दुनिया में वापस आऊंगा, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा। ये सब बातें बोलने के बाद वो डीमन फादर के हाथ के ऊपर बाइट कर लेता है। इससे फादर का हाथ छूट जाता है और वो लड़की नीचे गिरकर मारी जाती है। जुनसू जब पीछे पलट कर देखते हैं तो उस लड़की की मॉम भी वहाँ से भाग चुकी थी। फादर जुनसू बस अफसोस में वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम फादर जुनसू के बड़े भाई की फैमिली को देखते हैं जो कि किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे। मतलब ये कि पहले ये सब लोग एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन इस हादसे के बाद ये लोग उसे छोड़कर अलग घर में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि जिस लेडी की बेटी मारी गई थी उस एक्सोर्सिज्म के दौरान वो औरत फादर जुनसू के बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर देती है। क्योंकि उस लड़की की मदर तो एक्सोर्सिज्म के दौरान बाहर थी, उसे उस डीमन ने कहा, उसने उस बात के ऊपर यकीन कर ली। इस गलत अफवाह की वजह से फादर जुनसू के भाई की फैमिली को बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ी। तो यही वजह थी कि वो घर चेंज करने पर मजबूर हो गए। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। फैमिली पहले ही जुनसू को लेकर दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। अब होता ये है कि फादर का बड़ा भाई और उसकी बड़ी बेटी फादर जुनसू के ऊपर यकीन करते थे, उसके भाई योंगजू और उसकी छोटी बेटी उस औरत की फैलाई हुई बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, जिस वजह से ये सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। मतलब फादर जुनसू अब उनके साथ नहीं रहता। रात को जब फैमिली घर पर सो रही थी तो उन्हें अपने हमसायों के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, वजह से वो पूरी रात सो नहीं सके। इसके बाद जब वो अगली सुबह को उठते हैं तो योंगजू को किचन के बाहर एक मरी हुई बिल्ली मिलती है, एक गले से फांसी लगाकर किसी ने मारा हुआ था। इस सीन को देखते ही उनकी छोटी बेटी बेहोश हो जाती है और उसे फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पहले दिन ही घर में शिफ्ट होने के बाद ये सब कुछ होना कोई अच्छे साइन नहीं थे। इसके बाद वो अपनी छोटी बेटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके जब घर लेकर आ रहे थे तो वो देखते हैं उनके नेबर्स ने अपनी गाड़ी उनके पार्किंग एरिया में खड़ी की हुई है। कॉन्ग गुस्से में अपने नेबर के घर पे जाने का फैसला करता है कि वो उसे अच्छी तरह से बात समझा सके, लेकिन वो उनके घर पर जाकर सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। घर में बहुत सारे परिंदों को मारकर सीलिंग के साथ लटकाया हुआ था, तरह बिल्ली को मारकर उनके किचन के बाहर लटकाया गया था। ये सब देखकर कैंगू समझ जाता है कि होना हो उस बिल्ली को भी इसी आदमी ने मारकर वहाँ पर लटकाया था। कैंगू ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक आदमी आ जाता है। बहुत ही सीरियस और गुस्से से कैंगू की तरफ देखना शुरू कर देता है। तो डरते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी हमारे पार्किंग एरिया में खड़ी हुई है, लेकिन वो आदमी ये बात सुनकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो कैंगू भी डर के वहाँ से निकल जाता है। बाद रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो नेबर आदमी दोबारा से शोर कर रहा है। इस चक्कर में वो फैमिली आज फिर सो नहीं पाती। कैंगू इस बात के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद वो पुलिस को सब कुछ बता देता है कि ये आदमी रोज रात को ऐसे ही शोर करता है, जिस वजह से हम सो नहीं पाते। तो ये भी बताता है कि इसके घर में मैंने बहुत सारे जानवरों को मरे हुए भी देखा है। बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस आदमी के घर पर जाती है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। वहाँ पर तो बस एक फैब्रिक कटिंग मशीन चल रही थी। इसी मशीन की वजह से शोर हो रहा था। कैंगू ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उस आदमी को काम को सुबह करने का बोलकर
वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर हैरान था कि आखिर सिर्फ 5-4 घंटों में इस आदमी ने कैसे ये सारा सामान साफ कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम फादर जुनसू को देखते हैं, जो कि रात को एक डरावना ख्वाब देखता है। ख्वाब में उसे मूवी के स्टार्ट वाली लड़की नजर आती है के अंदर मौजूद वो डीमन उसे याद करवाने आया था कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सीन देखकर जुनसू स्टक होकर जमीन के ऊपर ही बैठ जाता है। अचानक से घर के अंदर खून की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो डीमन आकर जुनसू के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देखकर जुनसू की आंख खुल जाती है। इस डरावने ख्वाब की वजह से जुनसू की पूरी रात उलझन में गुजरती है। उसी रात हम कैंगू की छोटी बेटी को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक से कोई उसकी चादर को खींचने लगता है। लगता है कि शायद उसका छोटा भी उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो अपने भाई को देखने के लिए उठने लगती है तो अचानक ही उसके फादर उसे पकड़कर बेड के ऊपर लिटा देते और उसे गंदी नजर से देखने लगते हैं। एकदम ही ये देखकर काफी डर जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसके फादर उसके साथ ये सब कर रहे हैं। इसके बाद कैंगू वहाँ से चुप करके चला जाता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मदर भी उसके साथ ट्रेन सा बिहेव कर रही है। सब देखकर वो अपने पेरेंट्स से दूर रहने का फैसला कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम जोनसू को देखते हैं, जो कि अपने एक्सोर्सिज्म फेल होने की वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट में रहता था। लेकिन चर्च के सीनियर फादर उसे समझाते और उसे किसी और केस के ऊपर स्टडी करने का बोलते हैं ताकि जोनसू का मूड चेंज हो सके, और जोनसू भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हमें कैंगू दिखाया जाता है, जो शाम को अपने घर पर आता है और अपनी वाइफ से उसके बिहेवियर के बारे में पूछता है। लेकिन उसकी वाइफ को कुछ भी याद नहीं था कि उसने कुछ अजीब बिहेव किया हो। इसके बाद हम कैंगू की बड़ी बेटी को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में नहा रही थी। लेकिन अचानक ही वहाँ पर उसकी छोटी बहन आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें हमारे यहाँ पर होने से कोई परेशानी नहीं हो रही? अगर हो रही है तो तुम हमें मार दो। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोन भी जल्दी से नहाकर अपनी छोटी बहन के कमरे में जाती है कि वो उसके इस सेंसलेस आईडी के बारे में बात कर सके। इन हैरानी की बात ये थी कि वो कहती है कि मैंने तो कोई बात की ही नहीं। इसके बाद वो दोनों बहनों एक ही कमरे में रुक जाती है और रात को होने वाले हादसे के बारे में बात करती हैं। लेकिन अचानक ही उनके डैड उनके रूम में आ जाते हैं। वो अपनी दोनों बेटियों को इस बात के ऊपर बहुत मारते हैं। वो उनकी गैर मौजूदगी में अपने बाप की बुराई कर रही हैं। कैंगू अपनी बड़ी बेटी को एक ही हाथ से उठाकर सीढ़ियों के ऊपर फेंक देता है, जिससे गिरते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और वो एक हैमर लेकर अपनी छोटी बेटी को मारने के लिए ढूंढने लगता है। अपनी बेटी को मारने ही वाला था कि नीचे से आवाज आती है कि ऊपर वाले फ्लोर में क्या शोर हो रहा है। ये आवाज सुनकर कैंगू नीचे चले जाता है। दूसरी साइड से असली कैंगू ऊपर आ जाता है, जो कि देखने में काफी हैरानकुन बात थी। वो अपनी बेटियों से पूछता है कि हुआ क्या, लेकिन अचानक ही पीछे से उसकी वाइफ आ जाती है, जो कि एक हैमर लेकर उनके ऊपर हमला कर देती है। अपनी बेटियों को बचाने के लिए कैंगू हैमर के वार को अपने हाथ पर ही रोक लेता है। बार बार हैमर उसके हाथ पर लगने की वजह से कैंगू बहुत तेजी से चिल्लाता है। जैसे कैंगू की वाइफ की आवाज आती है कि ऊपर कैसा शोर हो रहा है। लेकिन तभी ऊपर मौजूद कैंगू की वाइफ हैमर को लेकर रूम के अंदर चले जाती है। नीचे से उसकी असली बीवी आ जाती है और वो ऊपर का नजारा देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद कैंगू ऊपर वाला कमरा खोलकर चेक करता है कि अगर मेरी वाइफ नीचे से आई है तो ऊपर कौन था। लेकिन कमरे में उसे हैमर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो सब लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं और जो भी इवल हादसात इनके साथ हुए हैं सब किसी डीमन की वजह से हुए हैं, ना कि किसी इंसान की वजह से। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो शैतान अपनी शक्लों को बार बार बदल कर एक दूसरे के रूप में आता है कि वो फैमिली के लोगों के अंदर नफरत पैदा कर सके। इसके बाद अगले दिन कैंगू जोनसू को फोन करता है और उसे अपने घर में होने वाली तमाम एक्टिविटीज के बारे में बताता है कि उसके घर में कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटीज हो रही हैं और इन सब चीजों से निपटने के लिए उसे अपने भाई की जरूरत है। फादर जोनसू वहाँ पर जाने के लिए साफ इनकार कर देता है। वो बताता है कि आज रात किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे मुल्क जाने से उनका कैंगू जोनसू को फोर्स नहीं करता। ये सब सुनने के बाद कैंगू की वाइफ उससे लड़ने लगती है कि आखिर तुम्हारा भाई ऐसा कैसे कर सकता है, वो हमें इस हालत में कैसे छोड़ सकता है, तुम्हारा भाई और वो ये बात कैसे भूल गया कि हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। सुनकर कैंगू अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे भाई के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे सब पता है कि तुम मुझसे चोरी मेरे भाई से घर का रेंट लिया करती थी। जिंदगी में कभी तुमने उसे गर्म खाना दिया है? सब बातें सुनकर कैंगू की बीवी बिल्कुल चुप हो जाती है। जोनसू दूसरे मुल्क जाना तो चाहता था, लेकिन वो अपने भाई को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपने भाई के घर पर आ जाता है। उसे अपने भाई के बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र थी। के बाद फैमिली के लोग जोनसू को सारे हादसों के बारे में बताते हैं। तब सुनकर जोनसू ने कहता है कि हमें घर के अंदर एक एक्सोर्सिज्म करना होगा। बात सुनकर घर के कुछ लोग डर जाते हैं। जोनसू की आखिरी एक्सोर्सिज्म में एक लड़की मर गई थी। जोनसू ने कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं ये एक्सोर्सिज्म अपने सीनियर से करवाऊंगा,
जोनसू अपने बड़े भाई कैंगू के साथ घर से बाहर आ जाता है और अपने बड़े भाई को बताता है कि उसकी बड़ी बेटी सोनू पोजेस है। उसे इस बात का पता इसलिए चला कि उसने पूरे घर के पानी में होली वाटर मिला दिया था, जिसे घर के सारे लोगों ने पी लिया। भाई उसके बड़ी बेटी के। जोनसू अपने बड़े भाई को बताता है कि मुझे मेरे फादर को लेने जाना है क्योंकि उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे बुलाया है ताकि वो एक्सोर्सिज्म के रिलेटेड कोई बात मुझसे कर सके। इसीलिए जब तक मैं घर नहीं आता तुम अपनी बड़ी बेटी के ऊपर नजर रखना, मतलब कि सोंगू के ऊपर। के बाद जोनसू फादर बेलस्टार को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। फादर बेलस्टार जोनसू से कहते हैं कि हम खुद ही घर पर आ जाते। ये बात सुनकर जोनसू कहता है कि आप ही ने तो मुझे पर्सनली यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। बेलस्टार कहते हैं कि ये कब की बात है, मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं की। ये जोनसू के लिए काफी शॉकिंग बात थी। जोनसू ये बात समझ जाते हैं कि उस डीमन जोनसू को खुद से दूर रखने के लिए ये चाल चली। के बाद जोनसू गाड़ी को फुल स्पीड पर चलाते हुए घर की तरफ आता है। जल्दी घर पर आने के चक्कर में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट को देखकर ये लगता है कि कार में मौजूद शायद सभी लोग मर चुके होंगे। ये खौफनाक एक्सीडेंट सिर्फ रिवन बर्ड्स की वजह से होता है और डायरेक्टली शीशे के अंदर आकर मरने लगते हैं। ये रिवन बर्ड्स भी उसी शैतान की चाल थी। के बाद हमारे जहन में ये बात आती है कि वो साथ वाला आदमी था कौन। दरअसल होता ये है कि उस आदमी को भी डेवन ने पोजेस कर लिया था। इतनी जल्दी घर की सफाई सिर्फ शैतानी ताकतें ही कर सकती हैं। के बाद हमें फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो शैतान कोशिश कर रहा था इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की। बाद हम कैंगू की छोटी बेटी को देखते हैं जो कि बेसमेंट में आई थी जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी के स्टैचू को लेने के लिए। ऐसे ही वो स्टैचू को अपने हाथ में लेती है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे अपनी दूसरी साइड से आवाज सुनाई देती है। जैसे उसे देखने के लिए घूमती है तभी एक अनविजिबल फोर्स उसे घर के दूसरे कोने के अंदर खींच लेती है कि अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। अब इस सीन को देखकर हमें समझ आ जाती है कि उस डीमन ने इस बच्ची को जिंदा ही जला दिया। इस तरफ हम कैंगू को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बेटी के ऊपर नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद उसकी बड़ी बेटी सोंगू गेट बंद करने के लिए बाहर जाती है। कैंगू को लगता है कि शायद ईवल उसकी बड़ी बेटी को घर से बाहर लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। कैंगू पीछे से अपनी बड़ी बेटी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। के बाद वो उसे बेडरूम में ले जाता है और उसे वहाँ पर बांध देता है। अचानक ही जोनसू जख्मी हालत में घर में आ जाता है और वो बताता है कि उसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में फादर बेलस्टार की डेथ हो गई। कैंगू जोनसू से एक्सोर्सिज्म करने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनसू एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। पैरासाइटिक करने के बाद वो एक पतली छड़ी को उठाता है और सोनहू को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक बहुत शॉकिंग चीज पता चलती है। फादर जोनसू तो कार के बाहर बेहोश पड़े हुए हैं। घर के अंदर जो जोनसू है वो दरअसल डीमन है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जोनसू ने एक्सोर्सिज्म करते हुए उस बच्चे को इतना मारा कि मार मार कर पूरे बेड को ही खून से भर दिया। इस सीन को देखकर उसकी मदर एक्सोर्सिज्म को बंद करने का बोलती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो सोनू यहाँ पर मर जाएगी। लेकिन कैंगू अपनी वाइफ की कोई बात भी नहीं सुनता। एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू रखने का बोलता है पर उन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। कैंगू कहता है कि तुम एक अच्छी वाइफ नहीं हो। इसके बाद वो अपनी वाइफ का सर जोर जोर से दीवार के अंदर मारता है, इससे कि वो बेहोश हो जाती है। सब देखकर वो डीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो कैंगू को अपना असल रूप दिखाता है। ये सब देखकर कैंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो कैंगू को उठाकर दूसरे कॉर्नर में फेंक देता है। कैंगू को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अचानक ही असली जोनसू आ जाता है और अपने प्रेयर्स को स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही सेकंड गुजरते हैं कि कैंगू को अपने छोटे बेटे की रोने की आवाज बेसमेंट से सुनाई देती है। इससे वो दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उसका छोटा बेटा बहुत ही डरा सहमा बैठा था। डरते हुए हीटर की तरफ इशारा करता है। कैंगू जाकर हीटर को खोलकर चेक करता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी छोटी बेटी की वहाँ पर लाश पड़ी है। सब देखकर वो एकदम ही सदमे में चला जाता है। इसके बाद सोनहू भी नीचे बेसमेंट के अंदर आ जाती है। वो जोनसू से कहती है कि आपने मुझे इतना हर्ट क्यों किया अंकल। जोनसू उस ईवल के इस ड्रामे को समझ जाता है। तो जैसे ही मिरर पर से पर्दा उठाता है तो डीमन अपनी असल शक्ल में आ जाता है। ईवल स्पिरिट के सामने आते ही जोनसू प्रेयर पढ़ना स्टार्ट कर देता है और डीमन भी जोनसू के साथ साथ प्रेयर को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है और अपने हाथ से क्रॉस भी बनाता है। सीन से हमें ये बात समझ आ जाती है कि ये डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि जीसस क्राइस्ट के नाम से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो डीमन जोनसू के ऊपर हमला कर देता है और जोनसू के सीने के ऊपर आकर बैठकर उसका गला दबाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अचानक ही बेसमेंट के अंदर से कैंगू को वाटर की एक बोतल मिल जाती है। वो पूरी बोतल उस शैतान के ऊपर फेंक देता है। तब जाकर वो डीमन सुहू को छोड़ देता है। जोनसू दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है और एक दफा फिर वो प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये प्रेयर्स उस डीमन के ऊपर कोई भी काम नहीं करती। इसके बाद वो डीमन इन दोनों भाइयों को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर में जब वो किंगू की जान लेने ही वाला था, जोनसू खड़ा हो जाता है और फिर स्टार्ट कर देता है कि गॉड मुझे
मुझे इतनी ताकत दे सको कि मैं इस इवल को अपने अंदर आने दूं, उसे अपने अंदर ही कैद कर लूं, उसे अपने अंदर ही खत्म कर सकूं। जोन्सू क्योंकि खुद डीमन को अपने अंदर आने की इजाजत दे रहा था, ये डीमन अब जोन्सू के जिस्म को आकर पोजेस कर लेता है, क्योंकि डीमन तो पहले ही चाहता था कि जोन्सू से अपना जिस्म दे दे। अब जोन्सू अपनी बॉडी के अंदर ही डीमन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जोन्सू एक बड़ी सी लकड़ी को तोड़ता है और उसके नुकीली साइड को अपने पेट के आर पार कर लेता है कि उसकी डेथ के साथ ये डीमन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और जोन्सू अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाता है। फाइनली अब ये डीमन हेल में वापस चला जाता है। के बाद कैंगू अपने छोटे बेटे को अपने साथ लेकर ऊपर आता है। अपनी बड़ी बेटी और अपनी वाइफ से मिलकर बहुत रोता है। बेशक डीमन उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था, लेकिन इस डीमन की लड़ाई में उन्होंने अपने फैमिली के 2 मेंबर्स को हमेशा के लिए खो दिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।